फैक्ट्स फैक्ट्स बस यही करना है आपको। जैसे जैसे बेटा आप लोगों के एग्जाम्स पास में आ रही है, कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं अब पैनिक हो रहे हैं। एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम हम लोग क्लियर करेंगे या नहीं, हमारा स्कोर आएगा या नहीं, एग्रीगेट क्लियर होगा या नहीं। जैसे जैसे एग्जाम्स नजदीक आती ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग के सामने घूमने लगते हैं। और यही वो टाइम है जब आपको सच में बस यहाँ पे हाथ रखना है और अपने माइंड को जो है शांत कर लेना है। ठीक है, जो भी आपको सोचना है बेटा, आप सब एग्जाम के बाद में जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, बिलीव इन योर सेल्फ कि आपने जो साल भर मेहनत की है वो वेस्ट नहीं है, आपने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है, जस्ट ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम। डोंट डू द मिस्टेक्स विच अदर्स आर डूइंग। रिलैक्स योर सेल्फ, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। जो भी स्ट्रेस लेना है, जो भी आपके दिमाग में सवाल है, बस उन सवालों को कुछ दिन के लिए टाल दो। बस यही सोच के मन को मना लो, जो भी अब सोचना है वो सीधा अब 19 तारीख के बाद ही सोचना है। इसी के साथ आज के रिवीजन लेक्चर की मैं शुरुआत करता हूं। हम लोग काफी दिनों से बेटा रिवीजन लेक्चर्स कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के हमारे रिवीजन लेक्चर्स होने पे ही है। ठीक है, आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं, आज मैं आपके लिए स्टैटिस्टिक्स के आखिरी चैप्टर इंडेक्स नंबर्स का रिवीजन लेकर आया हुआ हूं। चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर में काफी सारे थ्योरी क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं एंड आई एम श्योर आपके एग्जाम में अगर थ्योरी क्वेश्चंस इसमें से आ जाएंगे तो आप उसमें फुल टू फुल मार्क्स निकाल लेंगे और आपके एग्जाम में पासिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट सिर्फ पासिंग नहीं, स्कोरिंग के। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दूं। मैं हूं सीए विवेक मालू। मैं एक स्पेशलिस्ट हूं बेटा अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स का। बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बेटा। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। इंडेक्स नंबर्स, ये वाला चैप्टर बहुत इजी सा चैप्टर है। इंडेक्स नंबर में है क्या, तो इंडेक्स नंबर एक रेशियो है, एक एवरेज है ऑफ रेशियोज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। इस चैप्टर में काफी सारा थ्योरी है और मैं नहीं चाहता कि एक सिंपल सी लाइन आपको पूछ ली जाए और आपको ना आए, इसलिए मैंने पूरा थ्योरी थरली मतलब डिटेल में कवर किया हुआ है यहां पे। तो इंडेक्स नंबर एक रेशियो है, एक एवरेज ऑफ रेशियोज है जिसे हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। इंडेक्स नंबर्स रिलेटिव चेंज ऑफ डिफरेंसेस को बताते हैं। इंडेक्स नंबर्स, ये बात ध्यान में रखिए, इंडेक्स नंबर्स जो होता है वो रिलेटिव चेंज का एवरेज आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अ सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स विच शो द रिलेटिव पोजीशन आर कॉल्ड एज इंडेक्स नंबर्स। यहां लिखी हुई हर लाइन आपके स्टडी मटेरियल के कोई ना कोई क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए सारी लाइंस यहां पे मैंने ली हुई हैं और रेड में रखा है। ये सब कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है, तो ये सारी लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दो या उससे ज्यादा पीरियड्स को जब आप इन्वॉल्व करते हैं और उनको कंपेयर करके डिफरेंसेस निकालते हैं, उनका रिलेशन निकालते हैं कि किसके सामने कौन सा भाव कितना है, तो इन्हें इंडेक्स नंबर्स कहते हैं। इसमें एक पीरियड को आपको बेस पकड़ना पड़ता है जिसके सामने दूसरे को कंपैरिजन किया जाता है। तो बेस पीरियड का इंडेक्स हमेशा 100 लिया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको ध्यान में रखना है। बेस पीरियड से आप हमेशा कंपैरिजन करेंगे और बेस पीरियड का इंडेक्स 100 होता है। रिलेटिव्स वो एब्सोल्यूट नंबर्स होते हैं, एक्चुअली रिलेटिव्स हो सॉरी एब्सोल्यूट नंबर से कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसीलिए रिलेटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा बेटा, जैसे अगर पोटैटोज वगैरह की बात करें तो उसको केजीज में मेजर किया जाता है, मिल्क वगैरह को बात करो तो आप लीटर्स में मेजर करेंगे, तो इनके एब्सोल्यूट नंबर्स कंपेयर करना सही नहीं होगा, तो आप इनके रिलेटिव्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोल का दाम 10 रुपए बढ़ जाए और मान लीजिए टोमेटो का रेट 10 रुपए बढ़ जाए, ठीक है, दोनों कंपेरेबल नहीं है, दोनों बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है। एक 20-30 रुपए का आता है, एक 100 रुपए का आने लगा है, 100-110 रुपए का। तो किसमें 10 रुपए से कितना चेंज होगा, कितना इंपैक्ट क्रिएट होगा, वो एब्सोल्यूट में मेजर करना पॉसिबल नहीं बेटा, आपको रिलेटिव्स में ही मेजर करके उसका इंपैक्ट रियली समझ में आता है। इंडेक्स नंबर्स परसेंटेजेस दिखाते हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं दिखाते। इंडेक्स टाइम सीरीज का मतलब होता है एक लिस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर्स जिसमें दो या उससे ज्यादा पीरियड्स का इंडेक्स निकाला हुआ होता है, उसमें भी सबका बेस ईयर सेम होता है। इंडेक्स नंबर्स दो तरीके के हो सकते हैं, सिंपल, कॉम्पोजिट। सिंपल जिसमें एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, और कॉम्पोजिट जिसमें दो या उससे ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं। हमारे ज्यादातर इंडेक्स नंबर्स कॉम्पोजिट नेचर के होते हैं। ठीक है, ज्यादातर हमारे इंडेक्स नंबर्स कॉम्पोजिट नेचर के ही होते हैं।
अब जब आप इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, कौन कौन से इश्यूज है जो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला इश्यू जो आप लोग फेस करेंगे जब आप इंडेक्स नंबर बना रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब कौन सा डेटा हम लोग सिलेक्ट करें। याद रखिएगा, वो सिलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले पर्पस समझना पड़ेगा कि वो पर्पस क्या है, मतलब आप किस चीज के लिए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने वाले हैं। इंडेक्स नंबर ज्यादातर केस में सैंपल से बनाए जाते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि जिस सैंपल को चूज करके आप इंडेक्स नंबर फॉर्मुलेट करने वाले हैं, वो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पूरे पॉपुलेशन का। बेस पीरियड जिस पीरियड के साथ आप कंपैरिजन करते हैं वो बेस पीरियड है। याद रखना, बेस पीरियड एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए, ऐसा नहीं जिसमें कोरोना वायरस हो चुका है, या ऐसा नहीं जिसमें कोई अर्थक्वेक हो चुका है। इट शुड बी अ डिसेंट ईयर, इट शुड बी अ रीसेंट ईयर, एंड इट शुड बी अ नॉर्मल ईयर। रिमेंबर दिस। बेस जो होता है ना, 3 तरीके का हो सकता है, फिक्स्ड बेस, चेन बेस एंड एवरेज ऑफ फ्यू ईयर्स। ओके, टेकन एज अ बेस। ज्यादातर हम लोग फिक्स बेस का करते हैं, चेन बेस भी हमारे सिलेबस में है, वो भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। याद रखिएगा, बेस आपको बार बार चेंज करते रहने पड़ते हैं क्योंकि दिस इज अ डायनामिक वर्ल्ड। जब आप इंडेक्स नंबर्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आपको यह भी एक बड़ा दिक्कत आता है कि कौन सी चीज को कितना वेटेज दें। मैच बॉक्स की प्राइस डबल हो जाए तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, न्यूज़पेपर डबल हो जाए तो भी हार्डली आपको फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर पेट्रोल डबल हो जाए तो बेटा आपको कितना ज्यादा उसका इंपैक्ट क्रिएट होगा। तो आपको वेट्स, किसका इंपॉर्टेंस कितना देना है, वो कंसिडर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है। अच्छा, जब आप एवरेज निकाल रहे हैं, जब आप इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन यूज किया जाए या अरिथमेटिक मीन यूज किया जाए, ये भी एक बड़ा दिक्कत हो जाता है। ये जो लाइन है बेटा, ये एग्जाम से भी पूछी जा चुकी है और आपके स्टडी मटेरियल में 2 से 3 जगह पे इसके ऊपर क्वेश्चंस है। ज्योमेट्रिक मीन इज बेटर इन एवरेजिंग रिलेटिव्स, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग अरिथमेटिक मीन का इस्तेमाल करते हैं। बेटर कौन है? ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? अरिथमेटिक मीन, बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। अब रिलेटिव्स एज इंडेक्स नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, रिलेटिव्स एज इंडेक्स नंबर्स याद रखिएगा। अच्छा, बाय द वे, जब आप इंडेक्स नंबर्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें और भी कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, क्योंकि फॉर्मूलेज भी बहुत सारे हैं, बराबर ना बेटा। फॉर्मूले कौन सा इस्तेमाल करना है, जैसे लास्ट पेरी हो गया, पाशे हो गया, ये भी एक बड़ा दिक्कत आता है। अब बात करते हैं बेटा रिलेटिव्स एज इंडेक्स नंबर्स। रिलेटिव्स प्राइस रिलेटिव्स हो सकते हैं, क्वांटिटी रिलेटिव्स हो सकते हैं, वैल्यू रिलेटिव्स हो सकते हैं। प्राइस रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी का अभी का भाव क्या है और प्रीवियस ईयर में भाव क्या था, बेस ईयर में इसका भाव क्या था, प्रीवियस यानी बेस ईयर यहां पे। सो प्राइस ऑफ द करंट ईयर या गिवन ईयर to price of the base year into 100, that will give you the price relative. Price relative का फॉर्मूला Pn upon P0 into 100। ठीक है, सो बेसिकली दो प्राइसेस को कंपेयर करके जो रिलेटिव निकालते हैं उसे प्राइस रिलेटिव कहते हैं। सिमिलरली दो क्वांटिटीज को कंपेयर करके रिलेटिव निकाला जाता है, दैट इज क्वांटिटी रिलेटिव। कई बार हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारा कंजम्पशन कितना हो रहा है, लाइक व्हाट वाज द कंजम्पशन इन द बेस ईयर एंड व्हाट इज द कंजम्पशन इन द करंट ईयर। ऑब्वियस बात है, जैसे आप पेट्रोल की बात करते हैं, अब आप सब स्टूडेंट्स लोग हैं बेटा, हो सकता है आप 10th स्टैंडर्ड तक, 11th स्टैंडर्ड तक जब आप मोटर बाइक वगैरह यूज करते थे तो पेट्रोल की जरूरत कम पड़ती थी। अब आपको क्लासेस के लिए जाना पड़ता है, इधर जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है, तो आपको काफी सारा कंजम्पशन करना पड़ता होगा। सो क्वांटिटी का इंडेक्स, क्वांटिटी का रिलेटिव उसके लिए निकाला जा सकता है। वैल्यू रिलेटिव, वैल्यू तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों का प्रोडक्ट होता है। वैल्यू मतलब आपका एक्सपेंडिचर, आपका खर्चा। ठीक है, तो आपका खर्चा कितना हो रहा है, देखिए खर्चा बोले तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो एक्सपेंस और इनकम फॉर द गिवन ईयर अपॉन एक्सपेंस और इनकम ऑफ द बेस ईयर, इससे आपको वैल्यू रिलेटिव मिल जाता है। ठीक है, वैल्यू रिलेटिव निकालने का एक फॉर्मूला ये भी है कि आप प्राइस रिलेटिव को क्वांटिटी रिलेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। Vn अपॉन V0, Pn Qn अपॉन P0 Q0, ये सब उसके फॉर्मूले। Qn या Pn विल स्टैंड फॉर द प्राइसेस एंड क्वांटिटीज ऑफ द करंट ईयर, एंड 0 जब बोलेंगे हम लोग, दैट विल बी फॉर बेस ईयर। अब मैंने यहाँ पे एक सवाल आप लोगों के लिए रखा है। The price of a commodity in 1975 and 1980 were 25 and 30 respectively. Taking 1975 as the base year, the price relative is question mark. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, प्राइस रिलेटिव का अपन ने फॉर्मूला क्या देखा बेटा? प्राइस रिलेटिव का हमने फॉर्मूला देखा कि आप न्यूमरेटर में लेंगे करंट ईयर का प्राइस और डिनोमिनेटर में लेंगे बेस ईयर का प्राइस। बेस ईयर 1975 है, 1975 का भाव था 25 रुपए,
तो 25 डिनोमिनेटर में लोगे, न्यूमरेटर में करंट ईयर का भाव इंटू 100 कर लीजिए। सो 30/25 अपन ने ले लिया 120%। ओके, सो 120 इज द प्राइस रिलेटिव। मतलब प्राइस रिलेटिव निकालना बहुत आसान है। आप बेस ईयर का प्राइस डिनोमिनेटर में लेंगे, करंट ईयर का प्राइस न्यूमरेटर में, और रेशियो लिया और अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा प्राइस इंडेक्स की। प्राइस इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स जो प्राइसेस के डिफरेंसेस को बताता है, रिलेटिव प्राइसेस बताता है अलग अलग ईयर्स की, उसे कहते हैं प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स में भी बेस पीरियड का इंडेक्स हमेशा 100 लेते हैं, वो तो हर एक के लिए है बेटा, बेस पीरियड का इंडेक्स हमेशा 100 ही लेते हैं। अच्छा, बेस पीरियड का इंडेक्स अगर 100 लेते हैं और अगर प्राइस इंडेक्स 125 हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइसेस 125% बढ़ गई है। अगर प्राइस इंडेक्स 100 से बढ़कर 125 हो गया है, इसका मतलब प्राइसेस 25% बढ़ी है। ये एक बहुत क्रूशियल चीज है, क्योंकि बच्चे यहां पे बहुत मिस्टेक्स करते हैं। प्राइस इंडेक्स अगर 100 का 125 हो गया तो बेटा इसका मतलब साफ है कि आपकी जो प्राइसेस हैं वो 25% बढ़ी है, ना कि 125%। You can say the current year prices are 125% of the base period prices. So the price increase is 25%. इसको समझाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने आगे रखे हुए हैं। यहां पे कुछ फॉर्मूले आपको जो ध्यान में रखने वो ये है, एवरेज ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन द करंट पीरियड। आप क्या कर सकते हैं, बेस पीरियड प्राइस में प्राइस इंक्रीज डिक्रीज एडलेस कर दीजिए। मतलब अगर आपको बोला जाए बेस पीरियड का प्राइस है 100 और प्राइस इंडेक्स 30% घटा है, तो आप बेस पीरियड की प्राइस को भी 30% कम कर देंगे, -30%, यू गेट 70। ठीक है, वैसे ही कभी कभी आपको प्राइस इंक्रीज दिया हुआ होता है और आपको प्राइस इंक्रीज का परसेंटेज पूछा जाता है, तो आप नेट इंक्रीज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100 उससे करके टोटल प्राइस इंक्रीज निकाल सकते हैं। वैसे ही कभी कभी प्राइस की जगह प्राइस इंडेक्स लिखा जा सकता है, नेट इंक्रीज इन प्राइस इंडेक्स अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स इनटू 100। आई एम श्योर ये फॉर्मूले सिर्फ पढ़ने से समझेगा नहीं, आपको इसको समझाने के लिए क्वेश्चंस लेना जरूरी है। तो मैंने यहां पे एक बात ध्यान रखें, मैंने यहां पे क्वेश्चन भी रखे हैं आपके उसके लिए, और आपको क्वेश्चन से मैं समझा दूंगा। परचेजिंग पावर और प्राइस इंडेक्स दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे जैसे प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगी बेटा, परचेजिंग पावर कम होने लगेगी। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगी परचेजिंग पावर कम होने लगेगी। याद रखना दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक बढ़ता है दूसरा घटता है, दोनों इनवर्स रिलेशनशिप शेयर करते हैं। हाउ टू रीड प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स को रीड करने का मतलब है, जैसे P01 यहां लिखा है, इज द इंडेक्स ऑफ द टाइम 1/0। मतलब आप पढ़ोगे कैसे इसे, प्राइस इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ईयर टू द बेस 0th ईयर। अब ये P10 है, इसका मतलब प्राइस इंडेक्स ऑफ द 0th ईयर टू द बेस फर्स्ट ईयर। 0/1 हो सकता है, 1/0 हो सकता है। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो P01 का मतलब क्या है, प्राइस इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ईयर टू द बेस 0th ईयर। P10 का मतलब क्या है, प्राइस इंडेक्स ऑफ 0th ईयर टू द बेस 1 ईयर। 0/1 इज P10 इज 0/1, P01 इज 1/0। तो ये जो है ना, ये ऊपर होता है हमेशा। अब मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रखे हैं आपको समझाने के लिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मूले से सिर्फ समझना डिफिकल्ट होगा, हम लोग उसके एग्जांपल्स देखेंगे ही। मैंने इसके काफी सारे एग्जांपल्स यहाँ रखे हैं। If prices of all commodities in a place have increased 1.25 times in comparison to the base period, prices कितने से बढ़ी है, 1.25 टाइम्स से बढ़ी है, तो इंडेक्स नंबर कितना होगा। अच्छा, बेस पीरियड का इंडेक्स कितना होता है बेटा, बेस पीरियड का इंडेक्स होता है हमेशा 100, बराबर है। प्राइसेस बढ़ी है 1.25 टाइम्स, तो व्हाट इज द नेट इंक्रीज इन प्राइसेस, व्हाट इज द नेट इंक्रीज इन प्राइसेस। प्राइसेस 1.25 गुना बढ़ी है, तो 100 का 1.25 गुना यानी 100 इंटू 1.25 बेसिकली 125 से प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो व्हाट इज द न्यू प्राइस देन, या व्हाट इज द करंट प्राइस। अगर बेस पीरियड में प्राइस 100 रुपए थी, या बेस पीरियड का इंडेक्स 100 रुपए था, और प्राइसेस आपकी 1.25 टाइम्स बढ़ी है, यानी आपका 125 से प्राइसेस बढ़ा है, या 125 से प्राइस इंडेक्स बढ़ा है, तो न्यू प्राइस इंडेक्स बोलिए, या न्यू प्राइसेस, करंट प्राइसेस या करंट प्राइस इंडेक्स कहिए, वो कितना हो जाएगा। 100 में 125 ऐड कर लो, 225। द आंसर इज 225।
मतलब समझने की कोशिश करिएगा क्या हो जाता है। ये क्वेश्चन क्यों करवाया मैंने, सब स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि अगर प्राइसेस 1.25 टाइम्स बढ़ी है तो अब इंडेक्स 125 है। नहीं बेटा, प्राइस का इंक्रीज 1.25 टाइम्स है। मतलब अगर बेस पीरियड में प्राइस 100 है तो इंक्रीज उसका 1.25 टाइम्स हुआ है, यानी 125 रुपए तो इंक्रीज हुआ है। तो अभी का प्राइस क्या होगा, 100 प्लस 125 यानी 225 रुपए। जब 225 को मैं 100 से कंपेयर करता हूं तो मेरा इंडेक्स 225 आता है। ऑब्वियस बात है, आप इंडेक्स कैसे निकालोगे, 225 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, बेस पीरियड प्राइस करंट ईयर प्राइस इंटू 100। सो ये 0 कट होना है और ऑब्वियसली बात है 225 इंडेक्स बच जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे बहुत क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। इफ द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस एट अ प्लेस इन 1994 इज 250 with 1984 as base year, then the price have increased on an average by, प्राइस इंडेक्स 250 हो गया है बेस पीरियड में। ऑब्वियस बात है, बेस पीरियड में प्राइस कितना रहा होगा, अगर करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स 250 है, बेस पीरियड का प्राइस इंडेक्स तो 100 ही होता है। तो आपकी प्राइसेस कितने से बढ़ी है, क्या 250% से बढ़ी है या 150% से बढ़ी है, समझने की कोशिश करिएगा। 100 का इंडेक्स अगर 250 हुआ है तो इंक्रीज तो 150 ही है ना। 100 का प्राइस इंडेक्स अगर 250 हुआ है तो प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड बाय 150%। The prices have increased by, इंक्रीज कितना है, 100 का इंडेक्स अगर 250 होता है तो इंक्रीज 150 का है। सो 150% इज द इंक्रीज। ओके, आई एम श्योर आप सबको समझ में आ रहा है। यही एक्चुअली उन फॉर्मूलेज का एप्लीकेशन था। अब आगे चलते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्सेस, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग प्राइस इंडेक्सेस। आपके सिलेबस में दो तरीके के मेथड्स हैं, सिंपल या अनवेटेड, जिसमें वेट्स नहीं होते, और दूसरा है वेटेड। सिंपल में सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। ओके, प्राइस रिलेटिव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में हमें प्राइस इंडेक्स ही निकालना पड़ता है। वेटेड में भी दो है, वेटेड एग्रीगेटिव एंड वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। ओके, सो दिस आर 4 डिफरेंट कैटेगरीज। अब अपन एक एक करके सबका फॉर्मूला वगैरह सब स्टडी करेंगे। पहले सिंपल मेथड्स की बात करते हैं। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सबसे सिंपल मेथड, जो ये कहता है कि आप सम ऑफ प्राइसेस ऑफ करंट ईयर अपॉन सम ऑफ प्राइसेस ऑफ बेस ईयर कर लें, इंटू 100 कर लें, तो उससे सिंपल एग्रीगेटिव मिल जाएगा। सम ऑफ ऑल कमोडिटी प्राइसेस इन करंट ईयर अपॉन सम ऑफ ऑल कमोडिटी प्राइसेस इन द बेस ईयर इंटू 100। लेकिन इसकी एक दिक्कत है कि इसमें यूनिट्स के तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। अगर यूनिट्स चेंज किए गए तो इंडेक्स नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये काफी मतलब दिक्कत वाली मेथड है, इसमें बहुत सारे लिमिटेशन है, प्रैक्टिकली ये वाली फॉलो करते ही नहीं अपन लोग। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल कमोडिटी प्राइसेस इन करंट ईयर अपॉन सम ऑफ ऑल कमोडिटी प्राइसेस इन बेस ईयर, इससे आ जाएगा सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। सिंपल एवरेज या सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, तो आप प्राइस रिलेटिव्स ले लीजिए, उनका अरिथमेटिक मीन करिए। अरिथमेटिक मीन कैसे होता है, ऑब्वियस बात है, उन सब प्राइस रिलेटिव का टोटल अपॉन n इंटू 100। प्राइस रिलेटिव का मतलब ही क्या होता है बेटा, pn अपॉन p0, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस, दैट विल गिव यू द प्राइस इंडेक्स, दैट विल गिव यू द प्राइस रिलेटिव्स। इन सारे प्राइस रिलेटिव का टोटल करके एवरेज आउट करो, इंटू 100 करो, तो फिर आपको मिल जाएगा सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। मैंने इन सबके एग्जांपल्स रखे आपको क्लैरिटी देने के लिए। इस टेक्निक की एक लिमिटेशन है कि इसमें सारे कमोडिटीज का वेट्स इक्वल समझा जाता है, इंपॉर्टेंस इक्वल समझा जाता है। प्रैक्टिकली तो ऐसा होता नहीं है, सारी कमोडिटीज का इंपॉर्टेंस अलग अलग होता है। इस मेथड में सबका इंपॉर्टेंस एक बराबर समझा जाता है। जैसे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स में सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स हो सकता है, वैसे ही सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स भी हो सकता है। इसमें आपको सारे प्राइस रिलेटिव्स का ज्योमेट्रिक मीन करना होगा। अरिथमेटिक मीन करने के लिए तो आपको टोटल करके अपॉन n करना पड़ता है। ज्योमेट्रिक में सारे प्राइस रिलेटिव्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसका nth रूट ले लेंगे। मैंने इसका भी एग्जांपल आपके लिए यहां पे रखा हुआ है। जब आप लॉग से निकालते हैं तो इसका एक और फॉर्मूला है जो आपको थ्योरी के लिए ध्यान में रखना है, ये सिर्फ थ्योरी के काम आएगा। लॉग ऑफ इंडेक्स नंबर ऑब्वियसली इज इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू समेशन लॉग pn upon p0 plus 2, that is the formula that you have to use. अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स, जितने भी अनवेटेड है वो सारे कमोडिटीज को इक्वल समझते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सारे कमोडिटीज का रेलेवेंस इक्वल तो नहीं होता। अब सिंपल क्वेश्चंस जो हैं, उन सिंपल मेथड्स जो हैं, उनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पे आपको दिया है कंप्यूट द सिंपल एग्रीगेटिव एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स
सिंपल एवरेज जब बोला जाए और कुछ ना बोला जाए तो हम अरिथमेटिक मीन ही कंसिडर करेंगे। सिंपल एग्रीगेटिव निकालिए, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स निकालिए। 1998 की प्राइसेस दी हैं, 1999 की दी है और 2000 की दे के रखा है। तो चलो जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। इन सब का उसने एग्रीगेट भी किया है, चीज का दिया है, पोटैटो का भाव दिया है, मिल्क का दिया है, 1998 के लिए दिया है, 9 के लिए दिया है, 2000 के लिए दिया है। उसने इन तीनों का टोटल भी किया, 12, 3, 15, 15 और 5, 20। वैसे ही इसका टोटल दिया, वैसे ही इसका टोटल दिया। सिंपल एग्रीगेटिव पहली टेक्निक क्या है बेटा हमारी? सिंपल एग्रीगेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव सबसे आसान टेक्निक है जो ये कहता है कि इनकी टोटल्स करो, टोटल हम कर चुके हैं, और टोटल का रेशो ले लो। सो 24.6 पहले वाले का बेस ईयर का तो इंडेक्स क्या होता है बताने की जरूरत है आपको? बेस ईयर का इंडेक्स तो 100 ही गिना जाता है। इसका कैसे निकालोगे? 24.6 अपॉन 20 करिए, 24.6 अपॉन 20 और परसेंट का बटन दबा दीजिए तो 123 इसका आंसर आता है। कितना? 123 इसका आंसर आता है। सिमिलरली ये भी तो 24.6 ही है, जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये भी 123 आना है। इसे कहते हैं सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। इसे कहते हैं बेटा सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, जब सीधा सीधा एग्रीगेट्स का एवरेज मतलब रिलेटिव पोजीशन पता किया जाएगा। तो हमने डायरेक्टली इसको इससे डिवाइड किया, ये 123 मिला ऑब्वियसली इंटू 100 करके, फिर वैसे ही इसको किया, ये भी 123 आया, और 20 बेस पीरियड का तो इंडेक्स 100 ही गिना जाता है। सो दिस आर सिंपल एग्रीगेटिव। अब देखते हैं सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स कैसे निकलेगा। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स ये करने के लिए आपको पहले प्राइसेस का रिलेटिव निकालना होगा। प्राइस रिलेटिव निकाल लेने के बाद आप उनका सिंपल अरिथमेटिक मीन करेंगे। तो चलो देर किस बात की, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहां पे एक फॉर्मेट आप लोगों के लिए रेडी रखा हुआ है। चीज, पोटैटो, मिल्क, यही वो क्वेश्चन है जो आपने थोड़ी देर पहले देखा। ठीक है, आई गेस वन टाइपिंग एरर इज देयर, यस दिस इज इट। ओके, सो 15.6, 3.3 एंड 5.7 एवरीथिंग इज गिवन नाउ। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बेस पीरियड का तो गिनना ही क्या है, रिलेटिव सारे के सारे 100, बेस पीरियड के सारे रिलेटिव 100 के कंसिडर किए जाएंगे। अब हम लोग 1999 के लिए निकालते हैं। तो 1999 के रिलेटिव्स कैसे निकाले जाएंगे मैं आपको समझा देता हूं। ये जो 15 रुपए है बेटा, ये जो 15 रुपए है इसको इसके साथ कंपेयर करो और परसेंट दबाओ। सो 12/15 इंटू 100, तो ये आ रहा है 125%। वैसे ही सबका निकालिए, वैसे बेटा सबका निकालिए। चलिए अब 2000 का भी निकालना है, दिस अपॉन दिस। सो 15.60 डिवाइड बाय 12 इंटू 100। तो ये अपन सबके रिलेटिव्स निकालते जा रहे हैं, और रिलेटिव्स निकाल लेने के बाद अपन रिलेटिव्स का टोटल करेंगे। तो मैंने इन सबको मल्टीप्लाई किया और ये कॉलम जो है वो फिल करवा लिया। ठीक है ना बेटा, ये वाला कॉलम जो है वो फिल करवा लिया। तो चलो वापस समझा दूं आपको। 15/12 इंटू 100 किया, 125 मिला। 3.6/3 इंटू 100 किया, 120। 6/5 इंटू 100, 120। ओके, सिमिलरली 15.6/12 इंटू 100, 130। 3.3 इंटू 3/100, 110। ऐसे अपन ने सबका निकाला, फिर इनका टोटल किया, और टोटल कर लेने के बाद बेटा अपना फॉर्मूला क्या था याद है आपको? अपना फॉर्मूला था समेशन Pn/P0, यानी पहले प्राइस रिलेटिव्स निकालो, जो प्राइस रिलेटिव्स हम निकाल चुके हैं उसका टोटल करो, वो भी हम कर चुके हैं, और टोटल करने के बाद उसे n यानी नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो अपन ने ऑलरेडी इन सबको 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हमें वापस मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो हम इसे फिर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अगर हम पहले से नहीं करते तो फिर हम इंटू 100 कर लेते थे। तो बस आपको इसका एवरेज करना है, डिवाइड बाय 3। सो ये 100, इसका 121.67 और इसका 118, ये इनके प्राइस रिलेटिव्स हैं। सो दिस इज सच अ सिंपल क्वेश्चन, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। जब आपको अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो आप प्राइस रिलेटिव्स निकालिए, प्राइस रिलेटिव्स का टोटल करिए और उसका एवरेज आउट कर लीजिए, सिंपल एज दैट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The price of a number of commodities are given below in the current year 1975 and base year 1970. So base year is 1970. कुछ प्राइसेस दी हैं, कुछ कमोडिटीज दी हैं, बेस पीरियड और करंट पीरियड की प्राइसेस दी हुई हैं। फॉर 1975 विद बेस 1970
by the method of price relatives using geometrical mean the price index is question mark। मतलब आपको प्राइस रिलेटिव का इस्तेमाल करना है। उसने क्या कहा, मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो सबके पहले तो रिलेटिव निकालोगे। अब स्टूडेंट्स आपको क्लिक हो ही गया होगा, रिलेटिव कैसे निकाला जाएगा, करंट पीरियड प्राइसेस अपॉन बेस पीरियड प्राइसेस, इससे रिलेटिव मिल जाएगा। रिलेटिव मिल जाने के बाद उनका ज्योमेट्रिक मीन करना है। तो चलो देर किस बात की है, इसको सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने का टेक्निक बेटा, इसके लिए मैंने ये चार्ट जो है यहां बना रखा है। ए बी सी डी ई एफ ये सारे कमोडिटीज, ये उनकी बेस पीरियड की प्राइसेस और करंट पीरियड की प्राइसेस जो है वो दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की है, अब अपन सबसे पहले प्राइस रिलेटिव निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला है करंट प्राइस अपॉन बेस प्राइस। तो मैंने सबका निकाल लिया। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में आ सकता है कि सर आपने इन सबको 100 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, पिछली बार तो किया था। कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करने वाला हूं यहां पे, मुझे है ना ज्योमेट्रिक मीन पूछा है। ज्योमेट्रिक मीन की खासियत क्या होती है, अपन सबको मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद सिक्स्थ रूट करते हैं। अगर सारे नंबर्स हंड्रेड्स में होंगे और मैं 6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना बड़ा नंबर मेरे कैलकुलेटर पे आएगा नहीं। ठीक है, तो मैंने सबको डेसिमल्स में रखा है, इनका सिक्स्थ रूट में ले लूंगा और इनका सिक्स्थ रूट ले लेने के बाद में मैं उसे इंटू 100 कर लूंगा। तो चलिए देर किस बात की, इन सब का सिक्स्थ रूट करेंगे। पहले इन सब का प्रोडक्ट हमें करना चाहिए, पहले इन सब का प्रोडक्ट हमें कर लेना चाहिए। तो इन सब का प्रोडक्ट आ रहा है बेटा 3.68 समथिंग। okay, 3.68 something, I'll just add some more decimals, 3.6801 बेटा इन सब का इन सारे रिलेटिव्स का प्रोडक्ट आ रहा है। ज्योमेट्रिक मीन लेने की खासियत क्या होती है, सबको मल्टीप्लाई करो और जितने टर्म्स है उतने टाइम रूट ले लो। 6 टर्म्स हैं है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को मल्टीप्लाई करो और उनका सिक्स्थ रूट ले लो। तो मैंने 6 को मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट 3.6801। अब इसका सिक्स्थ रूट कैलसी पे कैसे निकलेगा, बहुत इजी टेक्निक है, आई एम श्योर बच्चे कर ही रहे होंगे ऑलरेडी। 12 बार रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 इक्वल टू डिवाइड बाय 6 इक्वल टू +1 इक्वल टू इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, सो 1.24 समथिंग। ऑब्वियस बात है मैं इसे इंटू 100 बाद में जरूर करूंगा क्योंकि मैंने पहले नहीं किया था। मेरा नंबर कितना आ रहा है बेटा, 124.25 या 26, तो ये बेसिकली 124.3 को हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन इज इजी, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना, पहले प्राइस रिलेटिव्स निकालो, प्राइस रिलेटिव्स निकाल के मल्टीप्लाई करो और फिर उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो, है ना, सिंपल एज दैट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मेथड की तरफ चलेंगे, दैट इज वेटेड मेथड। अब ये वेटेड मेथड क्या है, वेटेड मेथड में बेसिकली हर एक क्वांटिटी का इंपॉर्टेंस अलग अलग है, हर एक कमोडिटी का इंपॉर्टेंस अलग अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं, हर कमोडिटी का इंपॉर्टेंस उसकी जितनी क्वांटिटी कंज्यूम होती है उसके बेसिस पे लेते हैं। तो वी टेक अ सूटेबल फैक्टर, और वो सूटेबल फैक्टर हमेशा क्वांटिटी ही ली जाती है। और क्वांटिटी लेकर हम लोग क्या करते हैं, वेट्स मतलब क्वांटिटी को वेट कंसीडर करते हैं और फिर हम लोग प्राइस रिलेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। अब वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, उसका फॉर्मूला क्या है, समेशन P1 इंटू वेट अपॉन समेशन P0 इंटू वेट। ठीक है, ऑब्वियसली इंटू 100 हम लोग कर लेंगे, और समय यहाँ पे वेट हम लोग ज्यादातर क्वांटिटीज का ही लेते हैं, तो समेशन P1 इंटू क्वांटिटी अपॉन समेशन P0 इंटू क्वांटिटी इंटू 100। ठीक है, सो ये हम लोग उसका नॉर्मल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स अगर कहा जाए तो आप क्या करेंगे, जैसे अपन ने पहले फॉर्मूला किया था समेशन P1 अपॉन P0, पहले आप क्या करते थे, उनका टोटल करके डिवाइड बाय n करते थे। इस बार ऐसा नहीं करोगे, इस बार P1 अपॉन P0 रिलेटिव्स को वेट से पहले मल्टीप्लाई करोगे, P1 अपॉन P0 इंटू वेट, फिर टोटल करके डिवाइडेड बाय द सम ऑफ वेट्स इंटू 100, तो इससे उसका आंसर जो है वो आ जाएगा। और एक चीज आपको बोल दूं कि इससे और इससे जनरली आंसर बेटा मोर और लेस सेम ही आना है। ठीक है, सो वेटेड एग्रीगेटिव बोलिए, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स कहिए, P1 अपॉन P0 इंटू वेट, उसका टोटल अपॉन सम ऑफ वेट्स। ठीक है, नेक्स्ट
समेशन P1 अपॉन P1 इंटू वेट अपॉन समेशन P0 इंटू वेट इंटू 100, ये होता है वेटेड एग्रीगेटिव। तो वेटेड एग्रीगेटिव है यानी प्राइसेस को पहले वेट से मल्टीप्लाई करो, टोटल करो और फिर ऐसे ही रेशो ले लो। अगर रिलेटिव्स का बोला जाएगा तो पहले रिलेटिव्स निकालो, फिर वेट से मल्टीप्लाई करो, फिर टोटल करके सम ऑफ वेट से डिवाइड कर दीजिए। इन सबको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूले मैंने यहाँ क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। गिवन बिलो आर द डेटा ऑन प्राइसेस ऑफ सम कंज्यूमर गुड्स, द वेट्स आर अटैच्ड टू द फॉर वेरियस आइटम्स, कंप्यूट द प्राइस इंडेक्स फॉर द नंबर 1985, बेस ईयर बेटा उसका 1984। आइटम्स जैसे व्हीट, मिल्क, एग, शुगर, शूज। यूनिट्स उनके देखो केजीज, लीटर्स, डजन, केजी, पेयर। 1984 की प्राइसेस, 1985 की प्राइसेस और उनके वेट्स दिए गए हैं। The weighted average of price relative index is what? Weighted average of price relative. Weighted average of price relative बोले तो कौन सा? Weighted average of price relative बोलते हैं ये सेकंड वाला फॉर्मूला। तो चलो निकालने की कोशिश करते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को ठीक से देखिए। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इनके रिलेटिव्स निकालने होंगे। तो चलो देर किस बात की है, रिलेटिव्स यानी करंट ईयर की प्राइसेस अपॉन बेस ईयर प्राइसेस। मैंने सबको मल्टीप्लाई किया और फटाफट फटाफट क्या किया बेटा, ढूंढ लिया, है ना। फटाफट फटाफट क्या किया, चलिए तो प्राइस रिलेटिव्स मुझे मिल गए, बराबर है करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस। प्राइस रिलेटिव्स मिल गए। प्राइस रिलेटिव मिल जाने के बाद उसे वेट से मल्टीप्लाई करिए। तो चलिए इस प्राइस रिलेटिव को वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमने कर लिया। फिर उसका टोटल करके उसके वेट्स की टोटल से डिवाइड करना है। मतलब इन सब का टोटल आपको करना होगा और इन सब का टोटल करके वेट्स का टोटल निकालना होगा और फिर वेट्स की टोटल से इसे डिवाइड करके आप इंटू 100 करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 123.17। सो दिस हैज टू बी द आंसर। अब ऑब्वियस सी बात है, ये वाला आप ऑप्शन देख सकते हैं 123.3, ये काफी नियर बाय ऑप्शन है तो हम इसे ही टिक करेंगे। इंडेक्स नंबर में थोड़े बहुत राउंडिंग ऑफ डिफरेंसेस होते ही हैं, इट्स ओके। सो इजीली हमें सॉल्यूशन जो है वो मिल गया। इस टेक्निक का नाम था वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। कैसे किया मैं वापस आपको समझा दूं। हमने प्राइसेस को डिवाइड करके, करंट ईयर प्राइस को बेस ईयर प्राइस से डिवाइड करके आपने क्या ढूंढ लिया, रिलेटिव्स ढूंढे। रिलेटिव्स को वेट से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट यू गॉट इज रिलेटिव इनटू वेट, और फिर उसे वेट्स की टोटल से डिवाइड करवा लिया तो हमें आंसर आ गया। तो दैट इज सच ए सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्सेस, लास्पेरी, पाशे, बहुत सारे फॉर्मूले आपके सिलेबस में दिए गए हैं और ये फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूले आपको लर्न रखने ही होंगे। मैंने सबके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस रखे हैं, एटलीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है उन सबके लिए मैंने क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। लास्पेरी प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला है पीएन समेशन पीएन क्यू जीरो अपॉन समेशन पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। याद रखिए हर फॉर्मूले में पीएन तो आना ही है और पी जीरो भी आना है, फर्क सिर्फ पड़ेगा जिसको आपने वेट लिया है। आप प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं, प्राइस इंडेक्स में वेट क्वांटिटी होता है। सारे के सारे टेक्निक्स लास्पेरी, पाशे, फिशर, मार्शल एजवर्थ, डॉर्बिश बॉली, सब ने बेटा ऐसा ही किया है, सिर्फ उन्होंने क्वांटिटी के वेट्स को चेंज किया है। ठीक है, और ये कैसे करना है समझने की कोशिश करिए। समेशन पीएन क्यू जीरो यानी उसने लास्ट ईयर या बेस ईयर की क्वांटिटी का वेट लिया है। समेशन पीएन क्यू जीरो अपॉन समेशन पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100, दैट इज लास्पेरी प्राइस इंडेक्स। याद रखोगे लास्पेरी लास्ट ईयर क्वांटिटी का इंडेक्स। सिमिलरली पाशेस प्राइस इंडेक्स बेटा या पाशेस इंडेक्स नंबर, इसमें आप करंट ईयर की क्वांटिटी प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी का वेट लेंगे। समेशन पीएन क्यूएन अपॉन समेशन पी जीरो क्यूएन इंटू 100। ठीक है, देखिए प्रोनाउंसिएशन हर फैकल्टी अपना अपना अलग अलग करती है, दैट्स ओके। समेशन पी एन क्यू एन अपॉन समेशन पी जीरो क्यू एन इंटू 100 कर लीजिए तो आपको ये वाला इंडेक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट इज फिशर। फिशर ने बोला एक काम करो, लास्पेरी ने लास्ट ईयर का क्वांटिटी का वेट लिया है, पाशे ने करंट ईयर का क्वांटिटी का वेट लिया है। सो फिशर ने कहा कि आप दोनों निकाल लीजिए और हम आपका ज्योमेट्रिक मीन कर डालेंगे। So Fisher's ideal index is the geometric mean between Lasperi and Pasch's price index. In short, इन दोनों का प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट, इन दोनों फॉर्मूले इसका प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट, और ये 100 स्क्वायर रूट से निकालने के बाद करना है, इंटू 100 स्क्वायर रूट से निकालने के बाद में करना है। सो लास्पेरी और पाशे का ज्योमेट्रिक मीन अगर कोई है तो वो फिशर है।
डॉर्बिश बॉली का प्राइस इंडेक्स क्या कहता है? देखिए, फिशर ने ज्योमेट्रिक मीन किया है लास्पेरी पाशे का, डॉर्बिश एंड बॉली ने बेटा अरिथमेटिक मीन किया है लास्पेरी और पाशे का। अरिथमेटिक मीन उसने लास्पेरी और पाशे का किया है डॉर्बिश एंड बॉलीज इंडेक्स नंबर में। नेक्स्ट, मार्शल एजवर्थ की अगर अपन बात करें तो मार्शल एजवर्थ ने क्वांटिटीज का अरिथमेटिक मीन किया है, Q0 प्लस Qn, एक्चुअली अपॉन 2 भी होता है लेकिन अपॉन 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में कट हो जाता है, इसलिए वो हम लोग यहां नहीं ले रहे हैं। ठीक है, मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर, उसने समेशन Pn इंटू क्वांटिटीज का अरिथमेटिक मीन दैट इज Q0 प्लस Qn, ठीक है, अपॉन समेशन P0 इंटू Q0 प्लस Qn इंटू 100 आपको करना होगा। वॉल्श प्राइस इंडेक्स, समेशन Pn इंटू रूट ऑफ Q0 Qn। अब आप देख सकते हैं, आप समझ चुके होंगे कि वॉल्श ने क्या किया है, उसने क्वांटिटीज का ज्योमेट्रिक मीन किया है। जैसे मार्शल एजवर्थ ने क्वांटिटीज का अरिथमेटिक किया है, वैसे वॉल्श ने क्वांटिटी का ज्योमेट्रिक मीन किया हुआ है। ठीक है, तो समेशन Pn इंटू Q0 इंटू Qn अपॉन P0 इंटू Q0 इंटू रूट ऑफ Q0 इंटू Qn इंटू 100। केलीज फिक्स्ड बेस मेथड में तो बहुत इजी, आपको पहले ही एक सूटेबल फिक्स्ड बेस वेट निकालना होगा, आपको पहले से फिक्स्ड वेट्स उनके निकालने होंगे और फिर समेशन P1 इंटू वेट अपॉन समेशन P0 इंटू वेट, दैट इज द फॉर्मूला फॉर केलीज फिक्स्ड बेस मेथड। ठीक है, तो 7 टेक्निक्स कौन कौन सी थी? लास्पेरी में लास्ट ईयर की क्वांटिटी का वेट, पाशे में करंट ईयर की क्वांटिटी का वेट। फिशर ने लास्पेरी पाशे का कर दिया है ज्योमेट्रिक मीन, डॉर्बिश बॉले ने बेटा लास्पेरी और पाशे का कर दिया है अरिथमेटिक मीन। मार्शल एजवर्थ ने क्वांटिटीज का अरिथमेटिक मीन किया है, तो वॉल्श ने क्वांटिटीज का ज्योमेट्रिक मीन किया है। और केलीज फिक्स्ड बेस मेथड ने तो कहा है कि आप कोई भी सुटेबल बेसिस पे आप पहले वेट निकाल लो, फिर समेशन P1 इंटू वेट अपॉन समेशन P0 इंटू वेट करके ऑब्वियसली इंटू 100 हम लोग कर लेंगे। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको समझाने के लिए यहां पे रखे हुए हैं, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। समेशन P0 Q0 दिया है, समेशन Pn Q0 दिया है, समेशन P0 Qn दिया है, समेशन Pn Qn दिया हुआ है। आपको पूछा है लास्पेरी का इंडेक्स नंबर क्या होगा। वी ऑल नो लास्पेरीज प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है समेशन Pn Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। अब Pn Q0 इसमें से कौन सा है? ये 1900 वाला है, और P0 Q0 कौन सा है? 1360 वाला है। सो 1900 अपॉन 1360 परसेंट दबा दीजिए 139.70। ठीक है, लेकिन ये तो अपन ने इंटू 100 किया, उसने यहाँ डेसिमल्स में दिया हुआ इंटू 100 नहीं किया है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन डिवाइड बाय 100 कर लेते हैं 1.397। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, आप इंटू 100 करके भी दे सकते हैं, विदाउट दैट भी दे सकते हैं, चलता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें आपको पाशेस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पाशे का फॉर्मूला इस्तेमाल करने को बोला है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक्स वाई जेड, अलग अलग प्राइसेस, क्वांटिटीज बेस ईयर की, प्राइस क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। अब सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पाशे का। पाशे का फॉर्मूला क्या है? समेशन Pn Qn अपॉन समेशन P0 Qn, मतलब वेट काय का लेना है? करंट ईयर की क्वांटिटी का, और उसे प्राइसेस से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए, देर किस बात की है, हम सॉल्व करते हैं। ये रहा वो सवाल जो आपको यहां दिया है ना, करंट ईयर की प्राइसेस। अब मैं क्या करता हूं बेटा, बेस ईयर की प्राइस को नाम देंगे हम P0, बेस ईयर क्वांटिटी को नाम देंगे Q0। ठीक है, वैसे ही करंट ईयर के प्राइस को नाम देंगे Pn, करंट ईयर क्वांटिटी को नाम देंगे Qn। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें किसे किसे मल्टीप्लाई करना है, समझने की कोशिश करिएगा। हमें किन चीजों को मल्टीप्लाई करना है? तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा सबसे पहले तो Pn Qn। किससे मल्टीप्लाई करोगे? Pn Qn। तो 6 इंटू 15, ये दोनों कॉलम्स को हम मल्टीप्लाई कर दिए, फिल कर लिए। ठीक है, अगला P0 Qn, सी द फॉर्मूला P0 Qn। तो Qn तो ये रहा और P0 ये रहा, तो चलिए P0 ये वाला और Qn दिस हमने मल्टीप्लाई कर लिया, फिल कर लिया, टोटल कर लिया। बेटा जो लोग थरली करना चाहेंगे, मेरे साथ सॉल्व करना चाहेंगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब तक मैं कर रहा हूं आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, आपका आंसर आने के बाद आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं Pn Qn हमें मिल गया, P0 Qn हमें मिल गया।
ठीक है, और हमारा फॉर्मूला क्या है, पी एन क्यू एन अपॉन पी जीरो क्यू एन, मतलब 210 अपॉन 212 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ रहा है 99.056। ये डी ऑप्शन के साथ मैच हो जाता है, ये डी ऑप्शन के साथ बेटा इजीली मैच हो रहा है 99.056 समथिंग। ठीक है, सो दैट इज सच ए सिंपल क्वेश्चन, है ना, दैट इज सच ए सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं, फिशर का एक आइडियल इंडेक्स है ना, फिशर का इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना है। अब फिशर का इंडेक्स कैलकुलेशन के लिए भी यहां पे आपको फिर से 4 कॉलम्स दिए, कमोडिटी, बेस ईयर, करंट ईयर। ठीक है, 4 कमोडिटीज है, उनके बेस ईयर प्राइसेस, करंट ईयर प्राइसेस, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो चलो देर किस बात की है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हम सबसे पहले इनका नंबरिंग कर लें। बेस ईयर की प्राइस को कहा जाएगा P0, बेस ईयर क्वांटिटी को कहा जाएगा Q0, करंट ईयर प्राइस को कहा जाएगा PN। ओके, बेस ईयर पर एक काम करता हूं, P1 नाम दे देता हूं बेटा, है ना, P1 नाम दे देता हूं, और करंट ईयर क्वांटिटी को नाम दे देते हैं Q1। ठीक है, अब हमें कॉलम कौन कौन से लगेंगे, हमें 4 कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला P1 Q0, फिर P1 Q1, फिर उसके बाद P0 Q0, फिर P0 Q1। ये 4 कॉलम्स की हमें जरूरत पड़ेगी। पहले बेस ईयर, पहले करंट ईयर की प्राइस को दोनों अलग अलग क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, वैसे ही करंट बेस ईयर प्राइस को दोनों अलग अलग क्वांटिटी से मल्टीप्लाई। तो चलो P1 Q0 कर रहे हैं पहले अपन, P1 मल्टीप्लाई बाय Q0, फिल कर लो फटाफट। चलो उसके बाद P1 Q1, तो P1 इंटू Q1 फिल कर लिया फटाफट। फिर P0 Q0, ये रहा बेटा P0, 4 और 3 फिल कर लिया। और उसके बाद P0 Q1, सो P0 इंटू Q1 ये ले लिया। ठीक है, और अब फिशर का फॉर्मूला क्या है बेटा, फिशर का फॉर्मूला आपको याद होगा, फिशर का फॉर्मूला है समेशन Pn या P1 Q0 मल्टीप्लाई बाय समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0, ये एक्चुअली लास्ट पेरी हो जाएगा, और समेशन P0 Q1 ये पाशे हो जाएगा। आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, उसका रूट लोगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में दोनों P1 से स्टार्ट होने वाले का मल्टीप्लीकेशन है। तो मैं दोनों न्यूमरेटर में P1 से, पहले तो इन सब का टोटल कर लें हम लोग, इन सब का टोटल हम लोग कर लें, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि दोनों P1 वालों का प्रोडक्ट करना है, ये न्यूमरेटर आएगा P1 वालों का प्रोडक्ट, और P0 वालों का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर आएगा। P0 वाले से स्टार्ट होने वालों का प्रोडक्ट जो है वो डिनोमिनेटर आ जाएगा। न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर आ गया, रेशो ले लीजिए, रेशो ले लीजिए, तो इसका रेशो आया 1.37, उसका स्क्वायर रूट करिए, तो ऊपर स्क्वायर रूट करेंगे इसका, इसका स्क्वायर रूट आया, फिर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा आंसर आ रहा है 117.24 कुछ तो भी, तो 117.24 ए ऑप्शन के साथ मैच हो जाता है, 117.3 के आसपास, समझ रहे हैं। तो इजीली P1 वाले जो भी है, P1 से स्टार्ट होने वाले दोनों का प्रोडक्ट किया, फिर Q0 P0 से स्टार्ट होने वाले दोनों का प्रोडक्ट किया, इनका रेशो लिया, रेशो लेने के बाद अपने को अंदर का आंसर आ गया, अंदर का आंसर आ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका रूट ले लेंगे और फिर इंटू 100 करेंगे। तो मैंने उसका रूट लिया और फिर उसका 100 कर डाला। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको कैलकुलेट करना है मार्शल एजवर्थ। अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे, मार्शल एजवर्थ कैलकुलेट करेंगे। मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला क्या है, मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला है समेशन P1 इंटू Q0 प्लस Qn। ओके, क्वांटिटीज की टोटल, वैसे ही समेशन P0 इंटू Q0 प्लस Qn इंटू 100 हम ऑब्वियसली करेंगे इसे बाद में। तो यानी क्वांटिटीज की टोटल करो फिर प्राइसेस से मल्टीप्लाई करो। तो चलो क्वांटिटीज की टोटल करेंगे। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ये है Q0, ये है बेटा Q1, हम लोग इन दोनों का टोटल करेंगे, Q0 प्लस Q1 करेंगे। तो चलिए देर किस बात की है, दोनों क्वांटिटीज का टोटल कर लीजिए। दोनों क्वांटिटीज का हमने टोटल किया, क्वांटिटीज का टोटल करने के बाद अब आप इसे प्राइस से मल्टीप्लाई करिए।
अब आप इसे बेस ईयर और करंट ईयर दोनों प्राइसेस से मल्टीप्लाई करिए। तो पहले P1 से मल्टीप्लाई करता हूं इसे, पहले P1 से मल्टीप्लाई करता हूं इस क्वांटिटी को, फिर उसके बाद P0 से मल्टीप्लाई करता हूं इस क्वांटिटी को। अब इन कॉलम्स की टोटल कर लीजिए, अब इन कॉलम्स की टोटल कर लीजिए, और एक बार यह आया कि इसका रेशियो लेके इंटू 100 कर देना, आंसर आ जाएगा 144.19। बी ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। इजीली हमने निकाल लिया। कैसे किया बेटा, मैं वापस एक बार स्टेप्स आपको समझा दूं। हमने पहले दोनों क्वांटिटीज का टोटल करके ये कॉलम फिल किया, उसके बाद इस क्वांटिटी के कॉलम को पहले P1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कॉलम हमें मिला, यानी ये हमें न्यूमरेटर मिला P1 इंटू Q0 प्लस Qn, फिर इसका टोटल किया। वैसे ही फिर इस क्वांटिटी को हमें इस P0 से भी मल्टीप्लाई करना था, तो इस क्वांटिटी को हमने P0 यानी बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करके ये वाला कॉलम फिल किया, और ये फिल करके उसका टोटल लिया। मतलब हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मिल गया, रेशियो लिया, जो भी आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 144.1932 उसका आंसर आ गया। सो दैट इज सच अ सिंपल क्वेश्चन। ओके, दैट इज सच अ सिंपल क्वेश्चन। चलिए अब आगे चलेंगे। अब आपको डॉर्बिश-बॉले के बारे में कुछ दिया हुआ है और फिशर पूछा हुआ है। समेशन पीएन क्यूएन दिया है, समेशन P0 Q0 दिया है, पाशेज इंडेक्स है 150, डॉर्बिश-बॉली जो है वो है 145, तो फिशर कितना होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बेटा। हम सब जानते हैं कि डीबी का जो इंडेक्स है वो है लास्पेरी प्लस पाशे अपॉन 2। लास्पेरी और पाशे का अरिथमेटिक मीन है। डीबी दिया है 145, लास्पेरी हम लोग एक्स कंसिडर करते हैं, पाशे दिया है 150 अपॉन 2, तो ये ऑब्वियसली ये पहले मल्टीप्लाई होगा 290 और इसमें से ये 150 चला जाएगा, यानी लास्पेरी का इंडेक्स आ जाएगा 140। लास्पेरी का इंडेक्स आ गया 140, एक्स आ गया 140, तो एकदम इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक बार ये आ गया, हम जानते हैं कि फिशर क्या होता है। फिशर का इंडेक्स कैसे निकालते हो? लास्पेरी और पाशे का बेटा ज्योमेट्रिक मीन है फिशर, तो 140 और 150 का प्रोडक्ट करो और उसका स्क्वायर रूट कर लो, तो आंसर आ जाएगा 140 मल्टीप्लाई बाय 150 और उसका रूट ले लिया, तो 144.91 इसका आंसर आ जाता है। दैट इज द डी ऑप्शन। ठीक है, दैट इज द डी ऑप्शन। तो इतने इजीली हम लोग इसका सॉल्यूशन जो है वो डिराइव कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। जब कंडीशंस बहुत तेजी से बदलती है ना, तो आपके सिंपल ये जो फिक्स बेस वाले इंडेक्स नंबर्स होते हैं ना, ये ज्यादा काम के नहीं होते। तो हम लोग ऐसे केसेस में चेन इंडेक्स ढूंढते हैं। चेन इंडेक्स क्या होता है? जिसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसे प्रीवियस ईयर से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। समझने की कोशिश करिएगा, हम इसे प्रीवियस ईयर से रिलेट करते हैं, और जब भी हमें जरूरत होती है हम उन सब का एक चेन बना के एक फिक्स बेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमें उसकी जरूरत हो तो। अगर जरूरत ना हो तो हम लोग लास्ट ईयर से तो लिंक करते ही हैं उसे। सो इन दिस मेथड हम क्या करेंगे, अगर इट इज डिजायर्ड टू एसोसिएट दिस रिलेटिव्स टू अ कॉमन बेस, तो रिजल्ट्स को चेन किया जा सकता है। ऐसी टेक्निक में हम लोग जनरली लिंक रिलेटिव्स कैलकुलेट करते हैं, यानी करंट ईयर की प्राइसेस को प्रीवियस ईयर्स की प्राइसेस से मल्टीप्लाई करके ये निकाला जाता है। तो यहां पे आपको दो कैलकुलेशंस करने होंगे। लिंक रिलेटिव यानी करंट ईयर की प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस इंटू 100 करेंगे आप, और उसके बाद में लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इंटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100 करेंगे, तो आपको बेटा चेन इंडेक्स भी मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? आपको चेन इंडेक्स भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आई एम श्योर फॉर्मूले देखो पढ़ने में एक बार आसान लगता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन जब तक समझे नहीं तब तक वो फॉर्मूले कुछ काम के नहीं है। तो लिंक रिलेटिव सीखेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक सवाल आप लोगों के लिए रखा है। यहाँ पे ये देखिए, कंप्यूट द लिंक रिलेटिव्स एंड चेन इंडाइसेस। कुछ 2-3 साल के लिए ऐसा किया है। सबसे पहले ईयर में लिंक रिलेटिव भी 100 होता है और चेन इंडेक्स भी 100। हमेशा ध्यान रखना, लिंक रिलेटिव भी 100 होगा और चेन इंडेक्स भी 100। सेकेंड ईयर में लिंक रिलेटिव कैसे निकालोगे? 60 अपॉन 50। 60 डिवाइड बाय 50, आंसर आ रहा है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100, 120। कितना आया? 120। वैसे ही
चलो नेक्स्ट निकालेंगे 62 अपॉन 60, 62 डिवाइड बाई 60 परसेंट लिया 103.33। नेक्स्ट 65 अपॉन 62 परसेंट ले लिया 104.83, है ना, 104.83। हम लोग इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, इसे लिंक रिलेटिव कहते हैं। और अब चेन इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, तो करंट ईयर लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस चेन इंडेक्स इनटू 100, करंट ईयर लिंक रिलेटिव इनटू पिछले साल का चेन इंडेक्स अपॉन 100। सो 120 इंटू 100 अपॉन 100, ये 120 आएगा। और इसको अब इससे मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड करो, तो 103 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 100, आंसर आता है 123.6। ठीक है, 103.333 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 100, आंसर 123 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है। एक्चुअली 123.999 आ रहा है, राइट, 123.99 यानी 124 आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद 124 को 104.83 से मल्टीप्लाई करो इंटू 104.83 डिवाइड बाय 100, आंसर आ रहा है 129.98। ठीक है, 129.98। तो इस तरीके से हम लोग इजीली डिराइव कर सकते हैं। हमने किसको किससे मल्टीप्लाई किया समझने की कोशिश करिए। पहले तो बेस ईयर में सबके लिंक रिलेटिव और चेन इंडेक्स 100 लिखे, फिर बेस ईयर के बाद पहले ईयर में 60/50 किया, ये लिंक रिलेटिव मिला। फिर हमने 62/60 किया, अगला लिंक रिलेटिव, वैसे ही 65/62 किया, ये मिला। और उसके बाद करंट ईयर के लिंक रिलेटिव को पिछले साल के चेन इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 करना, तो ये रिजल्ट्स जो है ना, ये लिंक रिलेटिव्स को चेन किया जा रहा है। सो 120 इंटू 100 अपॉन 100, आंसर ये आया। 103.33 इंटू 120 अपॉन 100 किया तो ये आया। 104.83 इंटू 123.99 अपॉन 100 किया तो 129.98। ठीक है, सो ये होता है बेटा चेन इंडेक्स। तो इस तरीके से आप इजीली डिराइव कर सकते हैं चेन इंडाइसिस। नेक्स्ट, अब इसके रेलेवेंट आपके स्टडी मटेरियल में एडिशनल क्वेश्चन बैंक में एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो पहले भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। In 1996, the average price of a commodity was 20% more than in 1995, but 20% less than in 1994. Moreover, it was 50% more than in 1997. To price relatives using 1995 as base, 1995 price relative 100 reduce the data is। क्वेश्चन की थोड़ी सी वर्डिंग आगे पीछे की आपको शायद समझे नहीं, लेकिन आपको इजी ट्रिक्स मैं बता दूंगा यहाँ पे कैलकुलेट करने की। 1996 में देखिए आपको डेटा को रिड्यूस करने बोला है। ऑप्शंस देखिए, 94 से 97 तक का इंडेक्स है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। ठीक, यानी पहले साल का 1994 का है, फिर 1995, 96, 97। परफेक्ट। उसने कहा कि बेस 1995 है, यानी ये है बेटा 95 जिसका 100 100 100 ही है। ठीक, फिर उसने कहा 1996 में एवरेज प्राइस वाज 20% मोर देन इन 1995। 1995 में 100 है, उससे 20% ज्यादा, तो ये 120 ही होना चाहिए, बराबर ना। 125 चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ये तो गलत है। बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि उसने क्लियरली कहा था कि 96 में प्राइसेस 20% ज्यादा है। अब 20% ज्यादा बोला तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? 20% ज्यादा है, इसका मतलब क्या? 100 से बढ़कर 120, यानी नेक्स्ट ईयर का 1996 का जो भाव है ना, वो 120 होना चाहिए। अब इन दोनों में से कोई सही हो सकता है, ये तो गलत हो गया। आगे, in 1996 the average price of commodity was 20% more than in 1995 but 20% less than in 1994। मतलब 1996 का जो भाव था वो 1994 के भाव का 20% कम था। मतलब 1994 में जो भाव होते थे उसमें से 20% आप हटाओ तो 1996 का दाम मिलना चाहिए। अगर ये 94 है, 150 में से अगर मैं 20% हटा दूं तो मुझे 96 का दाम मिल जाएगा। अब देखो 150 में से मैं 20% अगर हटा दूं, कैलसी के ऊपर करके देखिए आप, आंसर आता है 120। और आप देखो इधर 120 इंडेक्स आ रहा है, ये तो मैच कर रहा है कंडीशन। और इसमें देखो अगर मैं 140 में से 20% हटाऊंगा तो 28 हट जाएगा, 112 ही बचेगा, 120 आएगा नहीं। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन ही सही है।
समझ रहे हैं? ये इन 1996 में, वापस इस लाइन को पढ़ रहा हूं, इन 1996 द एवरेज प्राइस ऑफ कमोडिटी वाज 20% मोर देन इन 1995 बट 20% लेस देन इन 1994। स्टूडेंट्स यहां गलतियां क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि 1995 का जो भाव है ना वो 1994 से 20% कम होना चाहिए। ये गलत है। 1996 का जो भाव है वो 20% कम है एज कंपेयर टू 1994। तो 1994 का 20% अपन ने हटा दिया, 30 इसमें से हटाया तो 96 का मिल गया, और ये वो डेटा पूरा का पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, वैसे उसकी अगली कंडीशन भी वो सेटिस्फाई करता है। मोर ओवर इट वॉज 50% मोर देन इन 1997। 1997 में 80 है, उसका 50% 40 होता है, वो उससे बराबर बड़ा है। सो ए ऑप्शन सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स की। नाउ व्हाट आर दिस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स बहुत इजी है। जैसे प्राइसेस को कंपेयर करने के लिए, प्राइसेस रिलेटिव्स निकालने के लिए आप प्राइस इंडेक्स नंबर्स इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही अगर आप कंजम्पशन के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारा कंजम्पशन कितना बड़ा है, हमारी क्वांटिटीज जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितनी बड़ी या घटी है, तो वी डू नॉट कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर्स बट वी कैलकुलेट क्वांटिटीज इंडेक्स नंबर्स। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स और प्राइस इंडेक्स नंबर में फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे मतलब आप प्राइस इंडेक्स नंबर में जो जो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करते थे उन सारे फॉर्मूले में पी के जगह क्यू कर लो और क्यू के जगह पी, तो आपको क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मिल जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए लास्पेरी का प्राइस इंडेक्स क्या था? लास्पेरी का प्राइस इंडेक्स है समेशन पी एन क्यू जीरो अपॉन समेशन पी जीरो क्यू जीरो। और लास्पेरी का क्वांटिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा? उल्टा कर लो, बस उल्टा कर लो, क्या हो जाएगा? क्यू एन पी जीरो अपॉन क्यू जीरो पी जीरो। मतलब यहां पी लिखा है, पी के जगह हो गए क्यू, यहां क्यू लिखा है, क्यू के जगह पे हो गए पी। फिनिश। मतलब क्वांटिटीज के जगह प्राइस और प्राइस के जगह क्वांटिटी। सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला क्या था? समेशन पी एन अपॉन समेशन पी जीरो। अब हो गया सिंपल क्वांटिटी एग्रीगेटिव कितना हो गया? समेशन क्यू एन अपॉन समेशन क्यू जीरो। तो बस आपको सारे फॉर्मूले में पी के जगह क्यू और क्यू के जगह पे पी जो है वो करते जाना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन यहां पे रखा है जिसमें आपको फिशर का, जिसमें बेटा आपको क्या करना है, आपको फिशर का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। अब फिशर का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होगा? तो चलो लास्पेरी का जो फॉर्मूला था वो हम लोग लिखें, उसे चेंज कर देते हैं। तो लास्पेरी का फॉर्मूला तो क्या है? P1 Q0, उसके जगह पे मैं लिख रहा हूं समेशन Q1 P0 अपॉन समेशन Q0 P0। फिर पाशे का क्वांटिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा? पाशे में पहले नॉर्मल प्राइस इंडेक्स कैसे आता था? P1 Q1, तो अब हो जाएगा Q1 P1 अपॉन समेशन Q0 P1। फिर इसको मल्टीप्लाई करके रूट करना और 100 से मल्टीप्लाई। तो चलो बस जैसा अपन ने ये किया है वैसा ही यहां पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेस ईयर Q0 P0 Q1 P1 सब कुछ दिया हुआ है, कमोडिटीज दी गई हैं। अपन पहले चारों कॉलम्स फिल कर लेते हैं। Q1 P0 और Q1 P1 चाहिए, तो Q1 P0 Q1 P1, वैसे ही Q0 P0 एंड Q0 P1। चलो मल्टीप्लाई करते जाइए। Q1 P0 फिर Q1 P1, फिर उसके बाद Q0 P0 Q0 P0 और उसके बाद Q0 P1। और अब इन सब का टोटल कर लीजिए। इन सब का टोटल हो गया। एक बार टोटल हो गया तो फिर आप क्या करेंगे बेटा? आपको साफ दिख रहा है फॉर्मूले में दोनों Q1 से स्टार्ट होने वाले प्रोडक्ट हैं, तो दोनों Q1 से स्टार्ट होने वालों का प्रोडक्ट, वैसे ही दोनों Q0 से स्टार्ट होने वालों का प्रोडक्ट, और फिर इनका रेशो ले लीजिए। रेशो लेने के बाद जो नंबर आया उसका स्क्वायर रूट करिए। बेटा रेशो लिया अपन ने, रेशो लिया तो इसका अंदर का आंसर आया, फिर अंदर का आंसर आने के बाद उसका रूट करना पड़ेगा।
और फिर इंटू 100 करना होगा। तो रेशो अपन ने पहले रेशो लिया, रेशो लेके उसका अपन ने स्क्वायर रूट कर लिया और इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारा आंसर आ रहा है 78.93, जो डी ऑप्शन के साथ मैच हो जाता है। 78.93 जो डी ऑप्शन के साथ मैच हो जाता है। तो दैट इज सच अ सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे चलेंगे। अब बात करेंगे बेटा वैल्यू इंडेक्स की। वैल्यू इंडेक्स इज अगेन वेरी इजी। वैल्यू का मतलब ही क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस इंडेक्स इंटू क्वांटिटी इंडेक्स कैन गिव यू वैल्यू इंडेक्स। वैल्यू इंडेक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है समेशन पी एन क्यू एन अपॉन समेशन पी जीरो क्यू जीरो। पी एन क्यू एन मतलब करंट ईयर प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी का प्रोडक्ट, इससे करंट ईयर का एक्सपेंस मिलेगा, अपॉन समेशन पी जीरो क्यू जीरो यानी मतलब प्रीवियस ईयर प्राइस और प्रीवियस ईयर क्वांटिटी का प्रोडक्ट यानी प्रीवियस ईयर का खर्चा दे देगा। तो करंट ईयर एक्सपेंस अपॉन प्रीवियस ईयर एक्सपेंस ये आपको वैल्यू इंडेक्स दे देता है। वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला ये भी हो सकता है प्राइस इंडेक्स अपॉन इंटू क्वांटिटी इंडेक्स अपॉन 100। अब मैंने इसको भी सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है। बेस ईयर का प्राइस क्वांटिटी दिया है, करंट ईयर का प्राइस क्वांटिटी दिया है और आपको वैल्यू रेशियो पूछा है। वैल्यू रेशियो यानी वैल्यू इंडेक्स। तो चलो बेस ईयर प्राइस क्वांटिटी दिया है, करंट ईयर प्राइस क्वांटिटी दिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये फिल करो। 6 2 12, 6 4 24 बराबर है। उसके बाद 9 2 18 और 5 और 1 5, इन सब का टोटल करिए 12 और ये कितना हो जाएगा? आई गेस ये हो जाएगा 30, 30 और 59, इन सब का टोटल 59। वैसे ही इसको भी फिल करो। ये क्या आ गया? पी एन क्यू एन। अब वैसे ही पी जीरो क्यू जीरो भी निकालो और फिर इनका रेशियो ले लो। वैसे तो सही बताऊं तो इसका टोटल 59 आया है, चारों ऑप्शन में 59 एक ही जगह है, ऑप्शन तो यही राइट आएगा। फिर भी चेक करते हैं क्या इनका टोटल 52 आता है क्या। 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 4 20, 7 दूना 14, 2 इंटू 3 6, तो ये 6 और 14 20, 20 20 40, 40 और 12 52। बिल्कुल ये आंसर आ रहा है बेटा 59/52। इसको इससे डिवाइड किया, आंसर आ गया। So PNQN करंट ईयर प्राइस इंटू क्वांटिटी अपॉन P0Q0 बेस ईयर प्राइस इंटू क्वांटिटी, रेशियो लिया, फिनिश, आंसर आ गया। तो दैट इज सच अ सिंपल क्वेश्चन। अब बात करते हैं बेटा जनरल इंडेक्स की। जनरल इंडेक्स का मतलब क्या होता है? जनरल इंडेक्स का मतलब होता है ओवरऑल महंगाई कितनी है ना, सिर्फ एक प्रोडक्ट की नहीं, ओवरऑल महंगाई कितनी है उसको निकालने के लिए जनरल इंडेक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब जनरल इंडेक्स जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखिए, जब आपके इसमें बहुत सारे कमोडिटीज होती है तो उन सारी कमोडिटीज को अपन एक सूटेबल परसेंटेज जो है वो लेके कैलकुलेट करते हैं। इसमें एक और चीज आपको यहाँ पे एक और फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये फॉर्मूला भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम में आता है। एक ही क्वेश्चन है ऐसा जिसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा आपको, वो टोबैको वाला क्वेश्चन है एक। percentage rise in cost of living is equal to percentage rise in cost of a commodity multiplied by expenditure on the commodity as a percentage of cost of living। मतलब अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर कमोडिटी का भाव 20% बढ़ता है और उसके ऊपर आप खर्चा जो है अपने इसमें, उसके ऊपर आप खर्चा कितना करते हैं? 10% करते हैं अपने पूरे इसका। ठीक है, तो 20% का 10% बेसिकली आपका जो पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो 2% बढ़ जाएगा। आपका पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना वो 2% बढ़ जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो अभी ये है वो क्वेश्चन, ये देखिए। व्हेन द कॉस्ट ऑफ टोबैको वाज इंक्रीज बाय 50%, टोबैको कितने से बढ़ा? टोबैको बढ़ा 50% से। A certain hardened smoker who maintained his formal scale of consumption said that his cost of living rise by 50%। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कितने से बढ़ा? 5%। So 5% is equal to 50% multiply by X%। ओके, तो आपको ये ढूंढना है बिफोर चेंज इन प्राइस द परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग ड्यू टू बाइंग टोबैको। टोबैको के कारण उसका कितना परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ये एक सवाल है। तो इसको आप आराम से निकाल सकते हैं 5% अपॉन 50%। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 5% अपॉन 50%, तो X% का आंसर आ जाएगा बेटा 10%। X% का आंसर आ जाएगा 10%। ओके, सो इस तरीके से आप इजीली डिराइव कर सकते हैं, है ना। 5% इज इक्वल टू 50% मल्टीप्लाई बाय X%। तो 50% वहां जाके डिवाइड करेगा, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू 10%। ये इसी के लिए बेटा ये वाला फॉर्मूला आपको मैंने दिया था। परसेंटेज राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इज इक्वल टू परसेंटेज राइज इन कमोडिटी। 5% आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा, कमोडिटी का प्राइस बढ़ा था 50%, तो इससे मिल जाएगा कि कितना कम खर्चा उस कमोडिटी का
हम लोग मतलब अपने पूरे कॉस्ट ऑफ लिविंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अब अपन ने हाथ में लिया है, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नाउ व्हाट इज दिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? ओवरऑल महंगाई, है ना। ऑन एन एवरेज एक कंज्यूमर को, जो रिटेल कंज्यूमर्स होते हैं, इनका ओवरऑल महंगाई कितना हो रहा है बेटा, उनको कितनी महंगी मिल रही है चीजें, उनका इन्फ्लेशन का लेवल क्या है, वो देखने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। जैसे जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ता है वैसे वैसे उनकी परचेसिंग पावर कम होने लगती है। ठीक है। इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के नाम से भी कहा जा सकता है। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, जिसका दूसरा नाम है वेटेड एग्रीगेट मेथड, और इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज इक्वल टू समेशन PMQ0 अपॉन समेशन P0Q0 इंटू 100। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का फॉर्मूला समेशन PMQ0 अपॉन समेशन P0Q0 इंटू 100। दिस इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या वेटेड एग्रीगेट मेथड। फॉर्मूला देखकर आपको समझ ही गया होगा कि ये और कुछ नहीं बल्कि लास्पेरी वाला मेथड है। ये क्या है? ये लास्पेरी का टेक्निक है और कुछ भी नहीं। फॉर्मूला देख लीजिए, वही फॉर्मूला है समेशन PNQ0 अपॉन समेशन P0Q0। सो ये लास्पेरी का ही फॉर्मूला है। इन शॉर्ट, अगर आपको क्वेश्चन में 4 कॉलम मिल जाए, प्राइस क्वांटिटी बेस ईयर करंट ईयर, और आपको कॉस्ट ऑफ परचेज इंडेक्स पूछ ले यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पूछ ले, तो आप सीधा सीधा लास्पेरी निकाल लेना, आंसर आ गया आपका। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक क्या है इसको करने की, जो सबसे ज्यादा जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स समेशन RW अपॉन समेशन W। अगर आपको रिलेटिव्स दिए जाएं और उनके वेट्स दिए जाएं तो आप रिलेटिव इंटू वेट अपॉन समेशन ऑफ वेट करेंगे। ठीक है, रिलेटिव इंटू वेट उसका टोटल अपॉन सम ऑफ वेट्स। या अगर आपको ग्रुप इंडाइसेस दिए जाएं और वेट्स दिए जाएं, ये भी बहुत बार आया हुआ है, ग्रुप इंडाइसेस और उनके वेट्स दिए जाएं तो उन दोनों का प्रोडक्ट और उसका टोटल अपॉन सम ऑफ द वेट्स, ये करके आप आराम से निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इस टेक्निक का नाम है फैमिली बजट मेथड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। मैंने ये रखा है बेटा आप लोगों के सामने एक सवाल, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स इज क्वेश्चन मार्क्स। वेट दिया है, इंडेक्स नंबर दिया है, फटाफट आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, है ना। हमारा फॉर्मूला क्या है, IW उसका टोटल अपॉन वेट्स का टोटल। तो चलो वेट्स का टोटल एक बार करके रख लो, 50, 55 और ये 45, तो इसका टोटल तो 100 आ रहा है। वेट्स का टोटल समेशन वेट तो 100 आ रहा है। अब आप I इंटू W करते चले जाओ, है ना। अब ये कैसे करना, एक 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 नहीं लिखना बेटा कैलसी पे, अपन 241 इंटू 50 M प्लस या इक्वल टू करेंगे तो GT में मिल जाएगा, है ना। वही करूंगा मैं यहाँ पे, 241 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल टू, उसके बाद 21 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू, उसके बाद 204 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 256 इक्वल टू, और उसके बाद 179 मल्टीप्लाई बाय 29 इक्वल टू, GT मैंने दबा दिया 21991, और वेट्स का टोटल है 100 डिवाइड बाय 100, आंसर आता है 219.91। अब 219.91 कोई भी ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। आप चेक कर सकते हैं मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है, यहां पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन विल बी नन ऑफ दीज, याद रखिएगा। ठीक है, सो 219.91, ठीक है, इसका आंसर नन ऑफ दीज आता है। अब बात करते हैं नॉमिनल वेजेस और रियल वेजेस की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। वैसे ये टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी कवर होता है। जब आपको रियल वैल्यू निकालनी होती है, रियल वेजेस निकालनी होती है, मतलब इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा के अगर निकालनी होती है, तो उसके लिए फॉर्मूला जो इस्तेमाल होता है दैट इज मनी वेजेस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। मनी वेजेस, नॉमिनल वेजेस का मतलब आपकी करंट ईयर वेजेस, रियल वेजेस का मतलब है बेस ईयर की वेजेस। ठीक है, रियल वेजेस मतलब बेस ईयर की वेजेस, मनी वेजेस यानी करंट ईयर की वेजेस। तो करंट ईयर की वेजेस को करंट ईयर के प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करो तो आपको मिल जाएगा कि उसकी रियल वेज कितनी है। ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट रियल वेजेस। तो नॉमिनल वेजेस वो वेजेस हैं जो मनी में मिलती है। ऑब्वियस सी बात है, बेस ईयर के सामने अगर आप देखोगे तो नॉमिनल वेजेस में इन्फ्लेशन इंक्लूडेड ही है, तो रियल वेजेस कैसे निकालोगे, इन्फ्लेशन को हटा के, मनी वेजेस डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए यहां पे मैंने एक क्वेश्चन रखा हुआ है। ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स गोज फ्रॉम 110 टू 200, सैलरी उसकी बढ़ गई 330 से 500 हो गई।
ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का है, क्वेश्चन मैंने यहां रखा है। सही बताऊं तो टेक्स्ट बुक्स में जो इसका ऑप्शन उन्होंने चूज किया है ना, वो ऑप्शन गलत है। मैं आपको सही तरीका इसको सिखाने का सिखाना था मुझे, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करवा के ले रहा हूं। देखिए रियल वेजेस का फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर प्राइस। अब देखिए 330 रुपए जब सैलरी था, ठीक है, उस टाइम पे इंडेक्स 110 हुआ करता था। 330 अपॉन 110 इंटू 100, मतलब पहले उसकी रियल वेजेस कितनी हुआ करती थी, 300। पहले उसकी रियल वेजेस कितनी हुआ करती थी, 300। अब कितनी होती है, अब कितनी होती है, अब प्राइस उसकी सैलरी हो गई है 500 रुपए, और उसका नया इंडेक्स हो चुका है 200 रुपए। तो 500 अपॉन 200 इंटू 100, ये कितना हो रहा है, 500 अपॉन 200 इंटू 100, ये आंसर आ जाएगा 250। ये आंसर कितना आ रहा है, 250। तो पहले उसकी रियल वेजेस हुआ करती थी 300 रुपए, अब उसकी रियल वेजेस होती है 250 रुपए। तो उसकी रियल वेजेस कितने से डिक्लाइन हुई है, उसकी रियल वेजेस 50 रुपीज से डिक्लाइन हुई है। द आंसर शुड बी 50 रुपीज। क्वेश्चन वापस आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां पे क्वेश्चन उसने कहा है कि ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 110 से बढ़ के 200 हुआ, और उसका सैलरी भी 330 से बढ़ के 500 हो गया। तो 330 जब होता था तब इंडेक्स 110 था, यानी उसकी रियल वेजेस 300 हुआ करती थी। जब इंडेक्स 500 हुआ उसकी वेजेस मतलब उसका इंडेक्स जब 200 हुआ उसका सैलरी 500 हो गया। तो रियल वेजेस कितनी हो रही है, करंट ईयर का भाव अपन करंट ईयर इंडेक्स आपको बेस ईयर का मिल गया। इसका गैप अपन ने ले लिया तो आपको पता चला कि रियल वेजेस 50 रुपए से डिक्लाइन हुई है। इसका आंसर तो 50 आएगा। आंसर एक्चुअली नन ऑफ दीज होना चाहिए, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक्स में 100 रुपया उन्होंने कैलकुलेट किया है। अब उन्होंने 100 कैसे कैलकुलेट किया वो भी आपको बताता हूं। बेटा आंसर इसका 50 ही है, लेकिन आपको एग्जाम में आया तो आपको 100 टिक करना है। क्यों टिक करना है, कैसे टिक करना है, वो भी आपको समझा देता हूं मैं। वैसे इसका राइट आंसर 50 ही है, लेकिन आपके स्टडी मटेरियल ने ऐसी गड़बड़ की है। 110 रुपए का पहले इंडेक्स होता था, तब सैलरी थी 330। तो अगर इंडेक्स 200 रुपए हो गया, इंडेक्स 110 से बढ़कर 200 हो गया, तो उसका सैलरी कितना होना चाहिए एक्सपेक्टेड, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई आप आराम से कर लेंगे इसको। 200 इंटू 330 करिए और 110 से डिवाइड करिए, आंसर आएगा 600 रुपए। मतलब उसका एक्सपेक्टेड सैलरी कितना होना चाहिए, एक्सपेक्टेड सैलरी 600 होना चाहिए, लेकिन उसका सैलरी सिर्फ 100 रुपए है। ठीक है, उसका सैलरी सिर्फ 500 रुपए है, तो उसका 100 रुपए का लॉस हुआ है। लेकिन ये एक्चुअली रियल वेजेस नहीं है, ये मॉनेटरी वेजेस है। ठीक है, लेकिन उसने यही 100 को टिक किया हुआ है। ठीक है, तो बस इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर एग्जाम में 50 ऑप्शन नहीं आए तो आप 100 को टिक कर सकते हैं। नाउ डिफ्लेटिंग अ टाइम सीरीज, कई बार क्या हो जाता है बेटा, एक टाइम सीरीज आपको दी जाती है जिसके अंदर इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स होते हैं। हम उसे इन्फ्लेशन को हटाकर, जैसे अभी अपन ने किया, रियल वेजेस कैसे कैलकुलेट किया, करंट ईयर के प्राइस इंडेक्स को करंट ईयर मतलब करंट ईयर की सैलरी को करंट ईयर के इंडेक्स से ही डिवाइड कर दिया, तो बेस ईयर की वेजेस मिल गई। उसे ही कहते हैं बेटा डिफ्लेशन भी। मतलब एक टाइम सीरीज में से इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा दीजिए तो फिर आपको क्या मिल जाएंगी, आपको डिफ्लेटेड वैल्यूज मिल जाएगी। फॉर्मूला इज करंट वैल्यू अपॉन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर इनटू 100। इस चैप्टर में फॉर्मूले भी बहुत काम आते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। करंट वैल्यू अपॉन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर इनटू 100, मतलब करंट भाव अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स, सेम जैसे रियल वेजेस का फॉर्मूला था ना, सेम टू सेम। करंट ईयर की वेजेस अपॉन करंट ईयर इंडेक्स, वैसे करंट वैल्यू अपॉन करंट ईयर का इंडेक्स इनटू 100 कर लीजिए, डिफ्लेटेड वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ पे इस टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई का भत्ता। इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ता है ना बेटा, तो आपके जो एम्प्लॉइज होती है उनके परचेजिंग पावर कम होने लगती है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा उनकी परचेजिंग पावर कम होने लगेगी। उस परचेजिंग पावर के फॉल को कंपेंसेट करने के लिए हम हमारे एम्प्लॉयज को एक एडिशनल अलाउंस देते हैं जिसका नाम है डियरनेस अलाउंस। और ये इसलिए दिया जाता है ताकि वो अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे मेंटेन करके रख सके।
ठीक है, ऑब्वियस बात है, महंगाई बढ़ेगी तो उनका परचेजिंग पावर कम होगा, तो उनका परचेजिंग पावर कम हो जाएगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर नहीं पाएंगे। वो मेंटेन कराने के लिए आपको क्या करना होता है बेटा, आपको उन्हें एक एक्स्ट्रा अलाउंस देना होता है जिसका नाम है डियरनेस अलाउंस। और उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, आप क्या करेंगे, बेस ईयर सैलरी इंटू करंट ईयर इंडेक्स अपॉन बेस ईयर इंडेक्स। बेस ईयर सैलरी इंटू करंट ईयर इंडेक्स अपॉन बेस ईयर इंडेक्स करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड सैलरी मिलेगा। रिक्वायर्ड सैलरी में से उनका एक्चुअल सैलरी कम कर देना, तो आपको जितना डियरनेस अलाउंस देना है वो मिल जाएगा। ऑब्वियसली उसको फॉर्मूले से याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। इन 1980 द नेट मंथली इनकम ऑफ एम्प्लॉय वॉज 800 पर मंथ। उसका मंथली इनकम कितना था, 800 रुपए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था 160, ठीक है, 1980 में। अब वो 200 हो चुका है 1984 में। अगर उसे राइटली कंपेंसेट करना है तो एडिशनल डीएनएस अलाउंस कितना देना होगा। सबसे पहले उसका एक्सपेक्टेड सैलरी कितना होना चाहिए, जो पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बेस ईयर का सैलरी मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर का इंडेक्स जो कि है 200 अपॉन बेस ईयर का इंडेक्स 160। आंसर आता है 1000 रुपए। आंसर आता है 1000 रुपए। और एक्सपेक्टेड सैलरी में से उसका एक्चुअल सैलरी आप डिडक्ट कर लीजिए, 1000 में से 800 डिडक्ट कर लीजिए जो उसका एक्चुअल सैलरी है, तो आपको मिल जाएगा कि कितना डियरनेस अलाउंस रिक्वायर्ड है टू बी पेड, दैट इज 200 रुपीज। एक आप ऐसा कर सकते हैं, दूसरा आपको एक और तरीका बताता हूं। जब इंडेक्स 160 था वो 800 रुपए कमाता था, तो जब इंडेक्स 200 हुआ तो उसे कितना कमाना चाहिए, आंसर है 1000। अब 1000 कमाना चाहिए लेकिन वो 800 ही कमाता है, वो कम कर लो तो 200 रुपए का उसे अलाउंस मिलना चाहिए। फिनिश। ठीक है, इसको समझाने के लिए एक और क्वेश्चन मैंने यहां रखा है। नेट मंथली सैलरी 3000 रुपए थी 1980 में, बराबर है। उस टाइम पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन 1985 इज 250 विथ 1980 एज बेस ईयर। बेटा अपने को सबको अच्छे से पता है बेस ईयर का इंडेक्स कितना होता है। अगर 1980 बेस ईयर है और उसकी पगार 3000 है तो बेस ईयर का इंडेक्स तो 100 होता है। तो जब इंडेक्स 100 हुआ करता था 1980 में, उसकी पगार होती थी 3000। अब इंडेक्स बढ़कर 250 हो चुका है, तो उसे कितनी पगार मिलनी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाइड 250 इंटू 3000 अपॉन 100। आंसर आएगा 7500 उसे मिलना चाहिए। लेकिन उसे तो सिर्फ 3000 मिलता है, तो 3000 उसमें से डिडक्ट कर लीजिए तो उसे कितना डियरनेस अलाउंस की जरूरत पड़ेगी, उसे 4500 रुपए डियरनेस अलाउंस की जरूरत पड़ेगी। सिंपल एज दैट। और यही तो आपका फॉर्मूला भी है ना, फॉर्मूला भी तो यही है, बेस ईयर का सैलरी 3000 मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर इंडेक्स अपॉन बेस ईयर इंडेक्स, उससे रिक्वायर्ड सैलरी मिलेगा, एक्चुअल सैलरी डिडक्ट करो, डियरनेस अलाउंस मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे के टॉपिक की तरफ चलते हैं, शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग। कई बार क्या हो जाता है, आपको इंडेक्स नंबर्स के बेस को शिफ्ट करने को कहा जाता है। बेस को शिफ्ट करना ऐसा क्यों जरूरी होता है, देखिए क्या होता है, इट्स अ डायनामिक वर्ल्ड, बराबर है। तो आप बहुत पुराना बेस हमेशा फॉलो नहीं कर सकते, आपको बेस चेंज करने पड़ते हैं। मान लीजिए आप पहले 2015 बेस चल रहे थे, ठीक है, अब 2016 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, अभी भी अपन 2015 से कंपेयर करें तो गलत है। मे बी 2021 के लिए 2018 से कंपेयर करना ज्यादा रीजनेबल है रेदर देन 2015 से कंपेयर करना। सो अंडरस्टैंड, कई बार हमें बेस नंबर शिफ्ट करके, हमें बेस ईयर को शिफ्ट करके दूसरे ईयर पे लाना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दो दो आधी अधूरी आपको सीरीज दी जाए, उसे मिला के एक पूरी सीरीज बनानी पड़ती है, उसे स्प्लाइसिंग कहते हैं। जब आप दो सीरीज को क्या करें, दो सीरीज को जनरली हम लोग साथ में लेकर आएंगे, ठीक है। स्प्लाइसिंग टू सेट्स ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर कवरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम यूजुअली रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज मेजर चेंज इन क्वांटिटी वेट्स, ठीक है। और दूसरा, प्राइस को शिफ्ट भी किया जा सकता है, बेस को शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। आपको बोला जाएगा कि भाई अभी 2015 का बेस ईयर से ऐसा ऐसा टेबल है, आप 2017 के बेस लेके बना लो, ठीक है। याद रखना बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा 100 लेना होता है, 100 लेने का क्रॉस मल्टीप्लाई करने का आ जाता है आंसर, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2010 में 100 है, ऑब्वियस बात है, तो इसका बेस 100 रहा होगा, मतलब 2010 रहा होगा।
फिर 2011, 12, 13, 14 सबके इंडेक्स दिए हुए हैं, ऑब्वियस बात है बेस यही है। आपको बोला है शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स टू न्यू बेस ईयर 2013, मतलब अब हमें 2013 को बेस लेना है, तो आप 2013 के सामने 100 लिखेंगे। अब आप देखो, अगर 107 100 हो चुका है तो 106 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिनिश। अगर 107 का 100 है तो 106 का कितना, सो 100 इंटू 106 अपॉन 107, आराम से आंसर आ जाएगा। 106 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 107, मेरा आंसर आ जाता है बेटा 99 पॉइंट समथिंग, 99.065 समथिंग। वैसे ही 100 मल्टीप्लाई बाय 104 अपॉन 107, 97.19। वैसे ही 100 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 107, आंसर 93.457। वैसे ही 100 मल्टीप्लाई बाय 110 अपॉन 107, 102.80। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप आराम से आंसर्स निकाल सकते हैं बेटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप एकदम आराम से निकाल सकते हैं। 100 इंटू 110 अपॉन 107 कर लो, तो 110 इंटू 100 डिवाइड बाय 107, आंसर 102.80। ठीक है, 102.80। तो इस तरीके से हम इजीली डिराइव कर सकते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस। बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी नया बेस है उसे आप 100 समझ लेंगे। अब इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं जो एक्चुअली थ्योरी है, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स एडिक्वेट है या नहीं, ठीक है। अभी इतने सारे फॉर्मूले हैं, लास्पेरी, पाशे, फिशर, मार्शल एजबर्ट, डॉर्बिश बॉली, इतने फॉर्मूले हैं, कौन सा हमारे लिए एडिक्वेट है वो समझाने के लिए 4 टेस्ट बनाई गई थी। 4 टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ऐसे इससे ज्यादा भी है लेकिन आपके सिलेबस में उतनी है। यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट सबसे पहले तो ये टेस्ट कहती है कि आपका जो फॉर्मूला है दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट इन विच द प्राइसेस, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट इन विच एंड फॉर विच द प्राइसेस एंड क्वांटिटीज आर कोटेड। मतलब प्राइस और क्वांटिटी जिसमें कोट की जाती है, आपका फॉर्मूला उससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सारी टेक्निक्स ने इसे सेटिस्फाई किया है सिवाय एक के, दैट इज सिंपल एग्रीगेटिव या अनवेटेड एग्रीगेटिव। सिर्फ यही इसे सेटिस्फाई नहीं करता, बाकी सबके सब इसे सेटिस्फाई करते हैं। दिस इज द फर्स्ट टेस्ट, यूनिट टेस्ट। हर कोई सेटिस्फाई करता है सिवाय सिंपल एग्रीगेटिव के। यूनिट टेस्ट बोलता है कि सबकी प्राइसेस को डायरेक्ट ऐड कर लो, या मतलब सारे के सारे प्राइसेस जो है, प्राइसेस या क्वांटिटीज, प्राइसेस या क्वांटिटीज उनके जो यूनिट्स हैं, ठीक है, यूनिट से फॉर्मूले पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट नाउ, टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट कहता है कि आपका इंडेक्स नंबर जो होता है ना, वो उल्टे फैशन में भी वर्क करना चाहिए। मतलब P01 और P10, आप दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए। द फॉर्मूला मस्ट वर्क फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा करने वाला है टाइम रिवर्सल टेस्ट, ठीक है। सो इसका मतलब यह है कि करंट ईयर का रेशो विद द बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर का रेशियो टू द करंट ईयर मस्ट बी इक्वल टू 1। दे शुड बी रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब किस किसने इसे सेटिस्फाई किया? सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड ज्योमेट्रिक ऑफ प्राइस, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव विथ फिक्स वेट्स, केलीज फिक्स्ड वेट फॉर्मूला, फिशर, मार्शल एजवर्थ, वॉल्श, इन सब ने इसको सेटिस्फाई किया है, ठीक है। सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव विद फिक्स वेट्स, केली के फॉर्मूले ने, फिशर, मार्शल एजवर्थ, वॉल्श, इन सब ने इस टेस्ट को सेटिस्फाई किया था। नेक्स्ट, तीसरा टेस्ट है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का मतलब होता है कि प्राइस इंडेक्स इंटू क्वांटिटी इंडेक्स मस्ट गिव यू वैल्यू इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इंडेक्स मस्ट गिव यू वैल्यू इंडेक्स। So P01 into Q01 must be equal to V01, या P01 into Q01 is equal to summation P1 Q1 upon summation P0 Q0। ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ फिशर ने सेटिस्फाई की और किसी ने नहीं। सिर्फ फिशर ने ये टेस्ट सेटिस्फाई की। इनफैक्ट फिशर ने टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल दोनों को सेटिस्फाई किया, इसीलिए उसका नाम पड़ गया फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। इसीलिए उसका नाम पड़ गया
फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट सर्कुलर टेस्ट की बात करेंगे, ये आखिरी टेस्ट है। सर्कुलर टेस्ट का मतलब, सर्कुलर टेस्ट एक्चुअली वो टाइम रिवर्सल का ही एक एक्सटेंशन है। टाइम रिवर्सल में क्या था, तो P01 इंटू P010 मस्ट बी इक्वल टू 1। इसने सर्कुलर ने इसी को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, P01 इंटू P12 इंटू P23 ऐसे इनफाइनाइट तक आप ले सकते हैं, इंटू PN0, यानी वापस घूमकर 0th ईयर पर आ जाओ, मस्ट बी इक्वल टू 1। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये टाइम रिवर्सल का एक्सटेंशन है। ये टेस्ट को शिफ्टिंग ऑफ बेस टेस्ट भी कहते हैं। दिस टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ बेस इज कॉल्ड सर्कुलर टेस्ट, ठीक है। सो अंडरस्टैंड, ये कब इस्तेमाल होती है, जब आपको बेसिस को शिफ्ट करना पड़े। टाइम रिवर्सल टेस्ट P01 इंटू P010 इज इक्वल टू 1, लेकिन हम जब इसे एक्सटेंड करते हैं तो ये टेस्ट बनती है और वो है सर्कुलर। ये किसने सेटिस्फाई की, ये एक ही ऐसी टेस्ट है जो फिशर ने सेटिस्फाई नहीं की। एक बात याद रखना, ये एक ही ऐसी टेस्ट है जो एक्चुअली फिशर ने सेटिस्फाई नहीं की। फिशर ने बाकी सब की हुई है सिवाय इसके, फिशर ने ये सेटिस्फाई नहीं की। तो ये किसने की, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स और वेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स वेट्स, ठीक है। वैसे सिंपल एग्रीगेट मेथड ने भी इसे सेटिस्फाई किया है। वेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स वेट्स को केली मेथड भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स वेट्स, सिंपल एग्रीगेटिव, या उसके अलावा केली आप समझ लो, इन्होंने सर्कुलर को सेटिस्फाई किया, बाकी किसी ने सर्कुलर को जो है वो सेटिस्फाई नहीं किया। तो हम लोगों ने पूरा चैप्टर थरली कवर कर लिया है, ऑल ऑफ द थ्योरी इंक्लूसिव, ठीक है। मैंने जितने भी सुटेबल पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस थे उसको ध्यान में रखते हुए बेटा जो हमारे स्पेशली डीएनएस अलाउंस वगैरह के क्वेश्चंस थे वो भी आपको करवा लिए, ठीक है। वीडियो आपने लाइक नहीं किया होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, एंड यू कैन 100% रिलाई कि आपका पूरा इंडेक्स नंबर थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। टेक्निक्स और प्रॉब्लम्स तो इतने ही तरीके के हैं, बाकी ऑब्वियस सी बात है आपको इसका प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ठीक है। चैनल आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।